ठीक है, तो कल हमने 50th क्वेश्चन तक किया था, आज हम 51st से शुरू करेंगे। तो 51st वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट 1, इफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेब्ट, होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट। ठीक है। स्टेटमेंट 2 है, द यूएसए गवर्नमेंट डेब्ट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट बट ओनली बाय फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, अगर यूएसए गवर्नमेंट जो है अपने डेट पर डिफॉल्ट करती है, तो कह रहे हैं कि जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स होंगे या जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, अगर जो उसको जो होल्डर है उनके, उनको कोई भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पेमेंट के लिए। तो इसमें एक मतलब ऐसा लगेगा ना कि गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट हो गई है, जो पहला स्टेटमेंट लग रहा है। देखिए ऐसा होता नहीं है। अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपने मतलब अपने डेब्ट पर डिफॉल्ट कर रही है, तो वो लोन ले सकती है ना, जो दूसरी संस्थाएं हैं, जैसे कई बार आरबीआई मतलब आरबीआई कह रहे, सॉरी, आईएमएफ वगैरह से लेते हैं। तो जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के होल्डर्स होंगे वो अपना रिपेमेंट क्लेम कर सकते हैं, अपना पेमेंट क्लेम कर सकते हैं ना। तो ये मतलब पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि वो उनको ऐसा ये मान के चल रहे हैं कि वो पूरा इंसॉल्वेंट हो गए हैं और वो पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए गलत हो रहा है। दूसरा क्या है, यूएसए गवर्नमेंट डेब्ट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट बट ओनली बाय फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट थोड़ा वेग लग रहा है पर ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और इसमें डी वाला, ठीक है, पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। Consider the following statement. Statement 1, syndicated lending spread the risk of borrower's default across multiple lender. और syndicate statement 2 है, syndicated loan can be a fixed amount lump sum of fund but cannot be a credit line. तो सिंडिकेटेड लेंडिंग क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक कोई पर्सन है या कोई इंस्टीट्यूशन है, वो लोन ले रहा है कई लोगों से, एक ग्रुप समझ लो, या कुछ लोग मिलके कहते हैं कि हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो उन उन उस ग्रुप को सिंडिकेट कहा जाता है। तो इसमें कई सारे मल्टीपल लेंडर होते हैं। ठीक है, कि इसको मान लो कि 4 करोड़ चाहिए तो सबने 1-1 करोड़ करके दे दिया। ठीक है, 4 करोड़ इसको मिल गया। अब अगर ये डिफॉल्ट करता है तो ये इन सारों जितने भी हैं चारों का नुकसान होगा ना। वही कह रहा है कि जो मल्टीपल लेंडर्स हैं सबको रिस्क होगा डिफॉल्ट का, अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है आपका जो जिसने बोरो किया। ठीक है, और कह रहे हैं कि द सिंडिकेटेड लोन कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट लमसम ऑफ फंड बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। क्रेडिट लाइन क्या होता है कि जैसे आपने बताया है कि आप इतना करोड़ लोन देंगे और पार्ट्स में देंगे, तो क्रेडिट लाइन होता है। ठीक है, तो दोनों हो सकता है, मतलब लमसम अमाउंट भी होता है, फिक्स लमसम अमाउंट या अमाउंट जो भी है, और क्रेडिट लाइन दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट इसमें गलत है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, 52। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रूपी। इट इज अ सोवरेन करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट with its monetary policy. It appears as a liability on RBI's balance sheet. It is insured against inflation by its very design. It is freely convertible against commercial bank money and cash. ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ठीक है, देखो ये चीज सही है, सॉवरेन करेंसी, क्योंकि आरबीआई ने इशू किया है, ऑब्वियस सी बात है, इसको यूज कर सकते हो जो डिजिटल रूपी है। और ये भी एक तरह की लाइबिलिटी है, जिसमें जैसे हम नोट में देखते हैं ना कि लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, तो एक तरह से लाइबिलिटी होती है आरबीआई पे। हाँ, तीसरा, इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये स्टेटमेंट वेग है। कोई भी करेंसी मतलब इन्फ्लेशन से मतलब इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब कि जब आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए। ठीक है, तो अगर वो डिजिटल करेंसी है, डिजिटल रुपी है, तो भी उसको भी इफेक्ट होगा ना, उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, कम नहीं होगी, मतलब उसकी ज्यादा नहीं होगी, या मतलब रिमेन सेम नहीं रहेगी। ठीक है, तो जो मतलब ये कह रहा है कि डिजिटल रुपी जो है इन्फ्लेशन से इंश्योर्ड है, ऐसा नहीं होगा। रुपी तो रुपी है, वो चाहे डिजिटल फॉर्म में हो चाहे नॉर्मल फॉर्म में हो। इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। उसको जो आपके अकाउंट में पैसा है उसको आप डिजिटल रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो डिजिटल रुपये है उसको आप फिर अपने अकाउंट में ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये वाला गलत था, 1124। ठीक है, with reference to ancient India, Gautam Buddha was generally known by which of the following epithets? Nayaputta,
शाक्य मुनि, तथागत। ठीक है, तो शाक्य मुनि इसलिए कहते थे क्योंकि शाक्य क्लैन से थे। तथागत भी इसलिए कहते, तथागत भी उनकी जो उनकी स्टोरीज हैं उसमें उनको मेंशन किया गया था। ठीक है, जो चला गया उसके लिए द वन हु हैज गॉन, ऐसे तथागत। लेकिन नया पुत्र इनसे रिलेटेड नहीं है। ये शायद महावीर से रिलेटेड है। ठीक है, नया पुत्र ये जैन से रिलेटेड है। तो इसमें 2 3। फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, स्टेट है और उसका डिस्क्रिप्शन है। इसमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है, चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा, ट्रेडिंग पोर्ट टाउन। ठीक है, इनाम गांव महाराष्ट्र, चैल्कोलिथिक साइट। मंगाड़ू केरला, मेगालिथिक साइट। सलीहुंदम आंध्र प्रदेश, रॉक कट केव श्राइन्स। ठीक है, देखो चंद्रकेतुगढ़ ये उड़ीसा में नहीं है, चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और इनाम गांव महाराष्ट्र पता ही है, चैल्कोलिथिक साइट। मंगाडू केरला, केरला में मोस्टली आप देखोगे मेगालिथिक साइट है, मेगालिथिक साइट जहाँ पर जो बरियल्स होते थे वहां पे बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। ठीक है, वो डिनोट करने के लिए कि यहाँ पर है कुछ। ठीक है, और सालीहुंदम या सालीहुंदम जो भी है, आंध्र प्रदेश, इसमें आंध्र प्रदेश लिखा है, पर ये सालीहुंदम बुद्धिस्ट साइट है। और ये मतलब रॉकेट की साइंस नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें पहला चौथा गलत है और दूसरा तीसरा सही है। ये मतलब बुद्धि साइट है ये। बुद्धि साइट है। इसमें रॉकेट केव नहीं है ये आंध्र प्रदेश में ही। Which of the following rulers of medieval India gave permission to Portuguese to build a fort at Bhatkal? Krishnadev Raya, Narasimha Sarua, Muhammad Shah III, Yusuf Adil Shah। कृष्णदेव राय, केडीआर ना, केडीआर था। भटकल, भटकल शायद कर्नाटक में ही पड़ता है भटकल, जहाँ तक मुझे याद है। हम्म। With a reference to revenue collection by Cornwallis, consider the following statement: under the Rayatwari settlement of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities. Under the permanent settlement in Bengal, if the zamindar failed to pay his revenue to the to the state on or before the fixed date, he would be removed from his zamindari। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? देखो अंग्रेजों को इससे कोई मतलब नहीं था कि नेचुरल कैलेमिटी है या कुछ है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ऐसे गलत मान सकते हो। ठीक, उनको कोई मतलब नहीं था कि नेचुरल कैलेमिटी है या आपका प्रोड्यूस कम हुआ इस साल। तो कोई ऐसा मतलब वो नहीं था, एग्जाम्पशन किसी को भी एग्जाम्पशन नहीं देते थे। आपने वो तो लगान मूवी देखी होगी ना, 3 गुना लगान वो कहता है, तो वही चीज था। तो कोई ऐसा एग्जाम्पशन दिया नहीं था, वो ले लें अलग बात है, नहीं दे पाए वो अलग बात है। ठीक है, तो और परमानेंट सेटलमेंट में जो बंगाल में था उसमें ये भी था, वो था ना सनसेट क्लॉज था, सनसेट क्लॉज कहते थे। हाँ, सनसेट क्लॉज, इसका क्या मतलब था कि जो जिस डेट फिक्स है, मान लो कि 11 तारीख को देना है, 11 तारीख की शाम तक अगर रेवेन्यू वो कलेक्शन नहीं मिला तो उनकी जिम्मेदारी ऑक्शन कर दी जाती थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही था, तो इसमें ओनली 2 सही है।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें क्लासेस कब स्टार्ट हुई थी, ये क्लास कब स्टार्ट हुआ? 10-15 मिनट हुआ होगा, 51 से कर रहे हैं, 56 क्वेश्चन पे हैं। अच्छा ठीक है, ओके। Consider the following statement. There are no parables in Upanishad. Upanishads were composed earlier than the Puranas. ठीक है। पैराबल्स क्या होता है? पता नहीं। शॉर्ट स्टोरी टाइप में जो उसकी मीनिंग समझा रहा हो, या जैसे कोई रिलीजियस प्रिंसिपल या मोरल स्टोरी उस पर समझा रहा हो, ठीक है। तो उपनिषद में हैं ऐसी चीजें, क्योंकि वो फिलोसफी से डील करती है ना, उपनिषद हमारे मेटाफिजिक्स से डील करती हैं। तो फिलोसफी वगैरह तो शॉर्ट स्टोरी से ज़्यादा बेटर समझाया जा सकता है। तो पैराबल्स हैं, ठीक है, उपनिषद में। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है। लिखा उपनिषद वर कंपोज अर्लियर देन द पुराणास, ये भी बात सही है। उपनिषद पहले कंपोज किए गए थे इन कंपेरिजन टू पुराना, ठीक। पुराना तो बाद में, काफी बाद में बनाए वो किए गए, कंपोज किए गए। तो इसमें पहला पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पैराबल्स हैं उपनिषद में, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, और दूसरा है कंट्री नीड टू बी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। देखो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत ही माना जा सकता है ना, हाँ कि गलत है, जरूरी नहीं कि आप किसी संस्था के मेंबर हो तभी आप एक्सपोर्ट या नंबर इम्पोर्ट ही कर बता सकते हो। दो। हाँ, हाँ, तो और ये अगर मतलब हो सकता है करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा हो, पहला वाला ठीक है, थोड़ा इंडिया में। फैक्चुअल है। हाँ, तो अगर वो पता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा वाला तो आप कह सकते हो कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम मेंबर होंगे तभी कर पाएंगे। इसमें एक Which of the following was the latest inclusion in Intangible Cultural Heritage List of UNESCO? छऊ डांस, दुर्गा पूजा, गरबा डांस, कुंभ मेला। गरबा ना शायद, गरबा, हाँ गुजरात उस साल हाँ का। गरबा डांस। Who was the provisional president of the Constitutional Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over? सी राघवाचारी, बी आर अम्बेडकर, टी टी कृष्णचारी, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा। हाँ। डी। फिर with reference to Government of India Act 1935, consider the following statement. It provided the establishment of an all India federation based on the union of British Indian provinces and princely states. Defense and foreign affairs were kept under the control of federal legislature. पहला तो सही लग रहा है, हम्म ये दूसरा वाले में डाउट है। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर कंट्रोल ऑफ द फेडरल, नहीं 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 नहीं, ये भी गलत है शायद। ये है ना सर? गवर्नर जनरल के अंडर में था। हाँ गवर्नर जनरल के अंडर में था। पहला डिफेंस और सही है। फॉरेन अफेयर्स गवर्नर जनरल के अंडर में था। पहला सही है, हाँ ठीक है, इसमें हाँ स्टेटमेंट होनी सही है। 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्लेराइट भाषा? भाषा ने क्या लिखा था? काव्यालंकारा, नाट्यशास्त्र, मध्य मध्यमा वयोगा और महाभाष्य। महाभाष्य वो था ना, हम्म वो क्या वो? मध्यमा वयोगा। मध्य हम्म, सर ये कौन से ईयर का, लास्ट ईयर का है क्या क्वेश्चन पेपर? मैम 24 का ही है ये। अच्छा हाँ वही, तभी लग रहा है देखा हुआ। देखो काव्यालंकारा भामहा, भामहा, भामान लिखा था। नाट्यशास्त्र सबको पता है, भारत ने लिखा था, भरत मुनि, ठीक है। भरत मुनि, हाँ हम्म और महाभाष्य भी पता है, पतंजलि का है, पतंजलि। ठीक है। जब इतना पता है तो गेस हो जाएगा एक। हम्म, संघभूति, द इंडियन बुद्धिस्ट monk who traveled to China at the end of 4th century AD, was the author of a commentary on, किस पर कमेंट्री लिखी थी उसने? प्रजना परमिता सूत्र, यही वाला है। नहीं। सर्वस्ति वादा विनय है शायद इसका। हम्म पता नहीं क्यों उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा था। संघभूति जो था ये कश्मीरी स्कॉलर था, ठीक है, कश्मीर से था, और वो हीनयान बुद्धिज्म उसने वहाँ फैलाया था चाइना में, ठीक है।
नहीं मतलब हीनयान क्या जो बाहर गए थे लगभग वो महायान वाले ही थे। और इंटरेस्टिंग चीज है कि ये सारी ही जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं अलग अलग, ठीक है। वासुदेव मग्गा सर ये उस समय का आया था ना जब ज़ुआंग आया था, उस समय का है ना? हाँ लगभग लगभग 381 है एडी के ना? आसपास। Consider the following properties included in World Heritage List released by UNESCO: शांति निकेतन, रानी की वाव, sacred ensembles of होयसाला, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। इसमें से एक नहीं है शायद, कोई ओनली 3 होगा इसका। इसमें दो शायद नहीं ये है। शांति निकेतन नहीं है। शांति रानी निकेतन की तो वाव कर दिया है। ना ऐड। शांति निकेतन है सर, नहीं है? नहीं only ये नहीं वो उस साल की बात कर रहा है, ठीक है। सारे हैं इंक्लूडेड, सारे हैं, लेकिन उस साल जो 2023 से 24 की लिस्ट थी उसमें पूछ रहा है। रानी 23 की की वाव लिस्ट, तो उस साल की नहीं है, हाँ वो पहले की 2023 की है। पूछ रहा है। वाव भी हाँ, पहले की है, माबोधी पहले की है। महाबोधि होयसाला पहले और की है। शांति निकेतन थे ना। शांति निकेतन दो है, हाँ हाँ ऐड किया दो गया है। था हाँ इसमें, हाँ। इंक्लूड सारे हैं, ये मुझे लगा महाबोधि कि है बताना है, 2014 के मुझे लगा आसपास। कि बताना है कौन अच्छा कौन है। 2023, हाँ नीचे ये लिखा है इंक्लूडिंग 2023, ठीक है। ये अच्छा, हाँ 2002 का है और ये नहीं देखा। 2014 का है, ठीक है। हाँ हाँ, ये ये इंक्लूडेड इन गुजरात में है 2023। ना? रानी की वाव गुजरात में है। हाँ शायद गुजरात में है। हाँ गुजरात में है। ये महाबोधि तो इधर बोध गया बिहार में है। हम्म चलिए, मैंने 2023 में रानी की लिखा। वाव, महाबोधि टेम्पल आपके यहाँ है बिहार में, ठीक है। शांति अरे वाह निकेतन सर, मेरे बंगाल। घर ही है अब तो। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल। और ये कर्नाटका का था होयसाला वाला टेम्पल, ठीक है। एज पर होसाला आर्टिकल बनवाया था? 360। हाँ किस चीज में? किसने बनवाया था होसाला टेम्पल? किसने बनवाया था? होयसाला आपके, चालुक्य? अरे होयसाला डायनेस्टी नाम नहीं, होयसाला डायनेस्टी का ही नाम है होयसाला। अच्छा। 10th सेंचुरी का है उसके पास। As per Article 368 of Constitution of India, the Parliament may amend any provision of Constitution by way of addition, variation, repeal. तीनों से कर सकते हैं ना? किस तरह से वेरिएशन अमेंडमेंट हो मतलब? सकता है वो पूछ रहा है, ठीक है। वेरिएशन मतलब? वेरी कर दो, टेक्स्ट चेंज कर दो। ऐसे नहीं, जैसे हमने देखा था 44th अमेंडमेंट में कहीं पे शैल ऐड किया गया था, ठीक है, हटा के जो पहले था उसको शैल ऐड किया, या कुछ नया वर्ड जोड़ दो, या कोई चीज रिपील कर दो पुराने जो उसमें प्रोविजंस हैं, ठीक है। तीनों तरह से हो सकता है ना। ठीक है। 67. Consider the following countries: Italy, Japan, Nigeria, South Korea, South Africa. Which of the following countries are frequently mentioned in media for their low birth rate or aging population or declining population? ठीक है, तो साउथ कोरिया जापान तो है ही। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन थी। साउथ कोरिया, जापान, कहीं कहीं इटली भी माना है, ठीक है। 2 और 4 तो होना ही है सर। 1 to 4 हाँ, देखो जापान साउथ कोरिया तो फिक्स है। 1 1 to 2 4 हाँ। 4। अगर नाइजीरिया काटें तो नाइजीरिया कट गया, इसमें कट गया, इसके 2-4, इसी में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी 1-4 और 2-4 में, ये दोनों इसने दे दिया, नहीं ठीक है। 1 है, इटली है हाँ। इटली माना गया है, कुछ लोगों ने इटली भी माना है। इसकी फाइनल की अब देखो आती है तो पता चलेगा। Which of the following statement are correct in respect of money bill in parliament? Article 109 mentions special procedure in respect of money bills. A money bill shall not be introduced in council of states. Rajya Sabha can either approve the bill or suggest changes but cannot reject it. Amendment to a money bill suggested by Rajya Sabha have to be accepted by Lok Sabha. देखो चौथा काट दो, ये स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता। तो इसमें एक ही में जा रहा है। राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, ये भी सही है। हाँ, और मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये भी सही है। सर इसमें ना ठीक है, फर्स्ट में कंफ्यूजन हुआ था, आर्टिकल 108 और 109 में गड़बड़ हुआ था बहुत 108 लोगों है का। ये 108 है। नहीं मैम 109 वो नहीं। सही है, पहला सही है। 100। ठीक है, तो
पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही होंगे हिसाब से। फर्स्ट सही है। वो सब बच्चों ने यही गलत किया था कि मनी बिल 108 में है, पर एक्चुअल में ये सही है। स्पेशल प्रोसीजर 109 में है। इस क्वेश्चन पे बहुत लोगों का गलत हुआ था ये। नहीं तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 1 2 3 तीनों ही है। Which of the following is are correctly matched in terms of equivalent rank in the three services of Indian Defence Forces? ठीक है, ब्रिगेडियर, एयर कमांडोर, और मतलब ये तीन अलग अलग चार अलग अलग रैंक दी हैं और उनके पैरेलल रैंक दी गई हैं। ठीक है, तो वो बताना था कि इसमें से कौन सा सही है। अब जैसे आर्मी में आर्मी का ब्रिगेडियर, एयरफोर्स का एयर कमांडोर और नेवी का कमांडर, मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल और वाइस एडमिरल, मेजर का स्क्वाड्रन लीडर और लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ग्रुप कैप्टन, कैप्टन। ठीक है, इसमें से कौन सा सही बोल रहा है, मतलब कौन सा जो ये सीक्वेंस दिया है वो सही है। ठीक है, कौन सा सीक्वेंस सही है इसमें? अच्छा, फर्स्ट तो ठीक है शायद। नहीं, ये तो मेरा गलत हुआ था वहां पर। वहां पर भी गलत हुआ था ये क्वेश्चन। इसमें शायद थर्ड वाला सही है, मेजर, स्क्वाड्रन लीडर और लेफ्टिनेंट कमांडर। ठीक है, तो थर्ड ओनली होगा। पता नहीं सर, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। इसमें ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल काफी ऊपर की रैंक होती है। कैप्टन, इन ऑल्दो कैप्टन इनके में भी होता है, कैप्टन इनके में भी होता है, आर्मी में भी, पर वो आर्मी में कैप्टन भी, सबसे आर्मी छोटी में, रैंक हाँ, होती है। आर्मी में पहले लेफ्टिनेंट होते हैं, देन कैप्टन हाँ, होते हैं, फिर लेफ्टिनेंट, मेजर होते हैं। हाँ। लेफ्टिनेंट सबसे नीचे होगा, फिर उसके बाद कैप्टन, फिर ऐसे करके मेजर, ब्रिगेडियर। फिर कर्नल, फिर कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल। पर आर्मी की तो रैंक वही पता बात है है ना, मुझे, एयरफोर्स और नेवी आर्मी, में कंफ्यूजन है। हाँ, इनमें थोड़ी कंफ्यूजन होगी। ये जो सीडीएस वाले हैं वो शायद कर लें, पता नहीं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के ऊपर है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश बाई नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 subsequent to the amendment of NEC in 2002. The council comprises which of the following members: governor of constituent states, chief minister of constituent state, three member to be nominated by president of India, home minister of India। इनमें से कौन कौन उसके पार्ट है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के? होम मिनिस्टर तो होंगे ना सर, होम मिनिस्टर तो होंगे। वो तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं ना। हाँ, वो तो होम मिनिस्टर तो फिक्स है। और उसके बाद इसमें से एक वो शायद नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी चीफ हैं, मिनिस्टर भी, गवर्नर गवर्नर्स नहीं है भी हैं। शायद। नहीं, गवर्नर सारे भी ही हैं। हैं। हाँ, डी। ओके। ठीक है, हाउ मेनी ये क्वेश्चन था, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023? कितने हुए हैं? 1 2 3 4। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोल रहा है। ठीक है, कितने हुए हैं? इसमें चार था आंसर 3 थे शायद। ना? 3 की, नहीं, 3 या 4 में कंफ्यूजन था। चार थे, चार थे। अभी कल ही तो हम लोगों ने देखा था जब वो देख रहे थे पॉलिटी वाला। अच्छा, हाँ, 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 हाँ। हाँ। मैं 3 मार के, मेरे को वही याद आ रहा है आंसर जो मैंने पहले लगाए थे। मैं पहले भी 3 लगा कर आई थी। एक देखो, एक वो 51 52 में था। ठीक है, फिर एक हाँ, बार 61 में, फिर सिवन और, हाँ, 71, 2 या 3 ऐसे कुछ करके, मतलब 70 में, 60 में और 2002 में। ठीक है, तो इसलिए वो चार है टोटल। 70 के बाद नहीं बना था, फिर 2002 में बना था, अमेंडमेंट भी हुआ था इस टाइम। ठीक है, वो डिलिमिटेशन एक्ट में। हाँ, 52 62 72 और 2002, मतलब वही हर सेंसस के बाद बनना था, तो वो बना था। ठीक है, फिर द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। ठीक है, 1992 में अमेंडमेंट हुआ था, तो किसको किसको ऐड किया गया था? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, नेपाली, हाँ, 1 वन 2 3। 1 2 3। मैथिली नहीं, मैथिली बाद में शायद ऐड की गई है।
2004 में जब अमेंडमेंट हुआ था इसका, 2004 में, तब उस टाइम मैथिली आई थी, मैथिली के साथ बोडो, डोंगरी और संथाली। ठीक है, ये 2004 में अमेंडमेंट करके इनको ऐड किया गया था, मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली। फिर ये है पार्टी और इनके लीडर। भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालाचारी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड? ठीक है, इसमें से कौन सा कह रहा है, मतलब कितने करेक्टली मैच है? 3 है। ठीक है, सिर्फ ये सोशलिस्ट पार्टी राजगोपालाचारी गलत है, बाकी सारे सही हैं। सारे सही हैं। पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, नॉट पॉलिटिका बेसिकली। Which of the following statement are correct about Constitution of India? Power of the municipalities are given in Part 9A of the Constitution. Emergency provisions are given in Part 18 of the Constitution. Provisions related to the amendment of Constitution are given in Part 20 of the Constitution. कौन सा इसमें सही है? पार्ट के ऊपर क्वेश्चन है ये। फर्स्ट तो सही है, पार्ट 9A में ही आता है म्युनिसिपैलिटी। दूसरा भी सही है ना सर? इमरजेंसी भी ठीक है, ये भी सही है, और अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट ये भी सही है, 20 ये भी सही है, अमेंडमेंट भी सही है, सही है, तीनों सही है। 1 2 3 हाँ। ठीक है, देखो ऐसे देख लो कि ये किस में है, ये 352। हाँ, इमरजेंसी प्रोविजन 350 के बाद ही 352 वगैरह, और जो अमेंडमेंट है 368 है, कितना है? 368 है, तो उसके बाद ही आएगा ना, तो ये 20 है और ये 18 है। तो एक गेस कर सकते हो, मतलब अगर रिस्क लेना चाहो तो, अगर एग्जैक्ट नहीं याद है तो एक रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। Which of the following statement is correct as per Constitution of India? Interstate trade and commerce is state subject under the state list. Interstate migration is state subject under state list. Interstate quarantine is a union subject under union list. Corporation tax is a state subject under state list. इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही पूछ रहा है? देखो, ये नहीं है। इंटरस्टेट ट्रेड कौन करता है? इंटरस्टेट ट्रेड जो है यूनियन लिस्ट में होगा, क्योंकि यूनियन हमेशा उनको वो करती है, क्या कहते हैं, रेगुलेट करती है। ठीक है, कोई भी इंटरस्टेट की चीजें होंगी वो स्टेट में नहीं होगा। इवन जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जो इंटरस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वो उसको यूनियन रेगुलेट करता है। स्टेट की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उसको स्टेट रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इंटरस्टेट की चीजें सेंटर हमेशा रेगुलेट करेगा। तो इसमें ये ऑब्वियसली गलत है। इंटरस्टेट माइग्रेशन, फिर भी इसमें भी इंटरस्टेट आ गया, ये भी गलत है। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स हमें पता है कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है, यही सही होगा। ठीक है, यूनियन की बात यहाँ आ रही है, इंटरस्टेट की बात आ रही है, खेल गए लोग शब्दों में बस। ठीक है, मतलब इंटरस्टेट होगा वहाँ पे यूनियन सब्जेक्ट होगा। यस मैम, कोई भी चीज इंटरस्टेट होगी तो एक स्टेट नहीं कर सकता ना। मान लीजिए कि 2 स्टेट, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, कि वो कुछ और टैक्स लगा रहा है, हम कुछ और टैक्स लगा रहे हैं, 2 स्टेट है अलग अलग, तो उसमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। इसलिए सेंटर करता है उनको रेगुलेट। कोई भी इंटरस्टेट की चीज होगी, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, इंटरस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इंटरस्टेट जैसे ट्रेड है। ठीक है, ये सब चीजें सेंटर हमेशा रेगुलेट करेगा, या पार्लियामेंट कह सकते हो। ठीक है, under which of the following articles of the Constitution of India has the Supreme Court of India placed right to privacy? 21। आर्टिकल 21। 21, ठीक है, यही क्वेश्चन सबसे आसान था पूरे पेपर में। What are the duties of Chief of Defence Staff as head of Department of Military Affairs? Permanent chairman of Chief of Staff Committee, exercise military command over the 3 services chiefs, or principal military advisor to Defence Minister on tri-services matter? ठीक है, 2 और 3 है क्या? ऑप्शन दिखाइए सर। ऑप्शन 1 2 3, 1 2 और 1 3, 1 1 3 ओनली, 2 3 1 3। ठीक है,
फर्स्ट तो ठीक है। देखो इसमें सेकंड वाला थोड़ा सा आप वैसे गेस कर सकते हो कि वो हमारे यहाँ जो चीफ कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट, हाँ। हम्म तो जो आर्मी चीफ होंगे उनके ऊपर अल्टीमेट कमांड प्रेसिडेंट का होगा, ना कि प्रेसिडेंट सीडीएस का का होगा, होगा, हाँ। ठीक है। तो एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विसेज चीफ ये नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली जो सीडीएस का पोस्ट बना था वो रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उन सब चीजों के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो वो एक तरह से एडवाइजर का काम करते हैं डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, ट्राइब्स सर्विसेज मैटर पर। और एक तरह से वो परमानेंट चेयरमैन है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ठीक है। तो 1-3 ये दूसरा पॉइंट आप इस चीज से गलत कर सकते हो। उनकी जो अपनी और जो हर जो मतलब जितनी भी यूनिट हैं, जो भी अलग अलग तीनों कमांड वो हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनकी जो ऑपरेशनल जो भी उनका भी जो एक्सरसाइज ऑपरेशन होगा वो उनके जो चीफ होंगे वो देखेंगे इंडिविजुअली, ठीक है। सेंट्रलाइज करने का मकसद नहीं था इसका, ठीक है। इस ऑफिस का मकसद ये नहीं कि सेंट्रलाइज करना है सारी चीजों को। फिर operations undertaken by the army towards upliftment of local population in remote areas to include addressing of their basic needs is called ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन मदद। इजी है ये भी, सद्भावना। हाँ, ये जम्मू ऑपरेशन कश्मीर में था सद्भावना ना, था। हाँ, जम्मू कश्मीर में। न्यूज में था। संकल्प किससे रिलेटेड था? सारे याद नहीं है सर, ऑपरेशन तो सारे याद वो थे। हाँ। मतलब गल्फ रीजन में के कारण हुआ था ना, वहां से लोगों को निकालने के लिए, ठीक है। गल्फ रीजन से लोगों को निकालने के लिए 2019 में। ऑपरेशन मैत्री जब नेपाल का अर्थक्वेक आया था 2015 में, ठीक है, नेपाल अर्थक्वेक, ये तब हुआ था ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मदद ये तो भी जल्दी का है ना। हाँ, डिजास्टर रिलीफ। कब? कोची में फ्लड आया था शायद, तब कोची में फ्लड या डिजास्टर आया था 2018 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, चिली अर्जेंटीना, चाइना एंड इंडिया, कजाकिस्तान रशिया फेडरेशन। इनके बीच में है। अच्छा क्वेश्चन था ये। ये दो दो ऑप्शन बहुत पास पास थे इसमें। एक तो वो इसमें वाला था ना, काफी लोगों ने इसको कंसीडर किया था इंडिया, क्योंकि चिली और बहुत लंबा है, चिली और अर्जेंटीना का हाँ, बॉर्डर, ठीक है, कनाडा एंड इसलिए यूएसए है ना इसका आंसर। हाँ इसके आंसर कनाडा यूएसए है, ठीक है। Which of the following statement about the ethics committee in Lok Sabha are correct? Ethics committee न्यूज में भी थी, ठीक है। Initially it was an ad hoc committee. Only a member of the Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of a member of Lok Sabha. This committee cannot take up any matter which is sub judice. देखो ये बात सही है, कोई भी चीज अगर सब जुडिस है तो उसको ये कमेटी का कोई भी नहीं ले सकता। कहते हैं ना कि ये अभी क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस, ये केस चल रहा है इसके ऊपर, तो हम इसके बारे बात नहीं कर सकते, वही वाली बात है यहाँ पे। और ये सेकंड गलत है ना इसमें। हाँ, ओनली जहाँ भी आया तो वो हो जाता है थोड़ा सा एक्सट्रीम। एड हॉक कमेटी तो है इनिशियली है। तो इसमें सी आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये जो अभी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आया था ना, वो कहते हैं उसी का ये नारी शक्ति वंदन लोकसभा में अधिनियम। प्रोविजंस विल come into effect from the 18th Lok Sabha. This will be in force for 15 years after becoming act. There are provisions for the reservation of seats for scheduled caste women within the quota reserved for the scheduled caste. देखो पहला गलत है। क्यों गलत है? लोकसभा से नहीं, वो उन्होंने कहा कि सेंसस के बाद से इसको करेंगे, ठीक है, जो अगला सेंसस होगा उसके बाद ये एक्ट आएगा एनफोर्समेंट। तो पहला गलत है भाई, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यही बचा 2 और 3 बचा।
Which of the following statement about exercise Mitra Shakti 2023 are correct? This was a joint military exercise between India and Bangladesh. It commenced in Ondh, Pune. A joint response during counter-terrorism operation was goal of this operation. Indian Air Force was part of this exercise. एक्सरसाइज मित्र शक्ति मित्र सर मुझे शक्ति तो किसके बीच में होती है? फर्स्ट ही गलत लग रहा है, फर्स्ट ही गलत है, इंडिया बांग्लादेश की नहीं है, कोई और कंट्री की ये है। श्रीलंका है। श्रीलंका, श्रीलंका, हाँ श्रीलंका की है। तो इसमें भी पहला काट दो, ये हो गया सही। A writ petition, writ of prohibition is an order issued by Supreme Court or High Court to a government officer prohibiting him from taking a particular action, the Parliament or Legislative Assembly to pass a law on prohibition, the lower court prohibiting continuation of proceeding in a case, the government prohibiting it from following a unconstitutional policy। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑर्डर, प्रोहिबिशन रिट जब इशू होता है तो क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट है उसको कहा जाता है कि तुम ये काम मत करो, ठीक है, वो होता है प्रोहिबिशन। तो इसमें कौन सा लोअर कोर्ट है? सी, ठीक है। Consider the following statement. It is the governor of the state who recognize or declare any community of the state as scheduled tribe. A community declared as scheduled tribe in a state need not to be in so in another state। ठीक है, ये बात सही है, पहला वाला ही ट्रिकी है। इट इज नॉट गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल डिक्लेयर करने का जिम्मा किसका होता है? गवर्नर का नहीं होता, वो पार्लियामेंट का होता है या प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है। तो इसमें गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट में वो नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट इशू करते हैं ना, और ये सही है, ठीक है। कोई एक शेड्यूल ट्राइब किसी स्टेट में शेड्यूल ट्राइब है, जरूरी नहीं कि अगले ही स्टेट में भी शेड्यूल ट्राइब हो, नहीं भी हो सकती है, वहां प्रेजेंट नहीं होगी तो नहीं स्टेटस मिलेगा। हाँ, तो इसमें से सेकंड वाला सही है। With reference to union budget, consider the following statement। अभी ये पिछले साल बजट का है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिलीज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सेकंड वाला गलत है ना इसमें? नहीं, सेकंड वाला सही है। कोई भी मनी बिल कब आता है? मनी बिल किसके रिकमेंडेशन आता है? प्रेसिडेंट का ना। तो जब आप डिमांड ग्रांट कर रहे हो तो भी एक तरह से मनी बिल से करोगे, तो आपको नहीं जरूरत पड़ेगी उनकी रिकमेंडेशन की। अच्छा, हाँ। फर्स्ट वाला गलत होगा फिर? क्यों गलत है? प्राइम पता मिनिस्टर है? की जगह प्रेसिडेंट आएगा। हाँ, या प्रेसिडेंट आता है, सेकंड ओनली सही होगा। ठीक है, इसमें टू ओनली सही है। Who of the following is author of the books The India Way and Why Violence Matters? ये सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लगा था, ठीक है। इसमें सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, जयशंकर की बुक थी, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। कंट्री और रीजन फॉर बीइंग इन द न्यूज, ये अच्छा क्वेश्चन था। अर्जेंटीना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, सूडान वॉर बिटवीन कंट्रीज रेगुलर आर्मी एंड पैरामिलिट्री, ठीक है। टर्की रिसेंडेड इट्स मेंबरशिप ऑफ नाटो, ये तो नहीं हुआ था, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड है सही। अर्जेंटीना में आया था ना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, टू पेयर्स, हाँ हाँ, अर्जेंटीना में भी आया था, सूडान में भी हुआ था, ठीक है। क्योंकि नाटो की सदस्यता उसने छोड़ी नहीं है अभी, उसने धमकी दी थी कि हम छोड़ देंगे, छोड़ी नहीं है, ठीक है। सूडान में तो चल ही रहा था, उनकी पैरामिलिट्री और मिलिट्री के बीच में लड़ाई चल रही है, तब से अभी भी चल रही है, ठीक है। फिर ये है 88 क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, सम pipeline is a strategic route for Persian Gulf oil and natural gas shipment to Europe, और
अच्छा सुमेध है, नॉट सम, सॉरी, सुमेध पाइपलाइन. सुमेध पाइपलाइन connects the Red Sea with the Mediterranean Sea. कह रहा है सुमेध पाइपलाइन स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप, और कह रहा है कि ये रेड सी से मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है. 88. अच्छा, वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था. ये क्वेश्चन है भी, अगर पढ़ा है तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे. इसमें ए कह रहा है, ए सही है. वो रेड सी और मेडिटेरियन को नहीं कनेक्ट करती है ना, किसको करती है फिर सर? गल्फ टू यूरोप है ना. फर्स्ट वाला तो सही है इसमें. दोनों ही सही है, मतलब रेड सी से मेडिटेरियन सी भी जाती है ये. ठीक है. सुमेध पाइपलाइन जो है वो एक तरह से हाँ. जो इजिप्ट का इजिप्ट का वो वाला पेनिनसुला है ना, यहाँ पे ये वाला सिनाई पेनिनसुला जो है शायद ना, सिनाई पेनिनसुला ही तो है, या फिर वो शुरू हो जाता है. तो यहाँ से लेकर ऐसे गई है छोटी सी जगह पर. ठीक है. जैसे जो जहाँ सुएज कैनाल है ना, सुएज कैनाल के पैरेलल में ही ये गई है कनेक्ट करती हुई. ठीक है. सुमेध पाइपलाइन, सुमेध पाइपलाइन. Consider the following statement. The Red Sea received very little precipitation in any form. No water enters the Red Sea from rivers. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. ठीक है. इन दोनों ही स्टेटमेंट सही माना है, मतलब जहां से हम देख रहे हैं. कुछ लोग कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही माना गया है. अभी फाइनल की नहीं आई है तो पता नहीं. इसी पे ही थोड़ा सा है कि कोई रिवर वहां नहीं, उसमें नहीं जा रही रेड सी में. अब वहां का मैप एग्जैक्ट होता तो पता चलता. ठीक है. पर वहां प्रेसिपिटेशन तो लो है उस तरफ. According to Environment Protection Agency EPA, which one of the following is largest source of sulfur dioxide emission? Locomotive using fossil fuel, ship using fossil fuel, extraction of metal from ores, power plant using fossil fuel. ठीक है. पावर प्लांट कोल, बेसिकली वो फॉसिल फ्यूल में कोल यूज होता है. ठीक है. कोल या डीजल पेट्रोल जो भी यूज करेंगे, दोनों ही में सल्फर एमिशन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होगा अच्छा खासा. लोकोमोटिव्स भी हैं, पर लोकोमोटिव्स उतने ज्यादा नहीं होंगे. मतलब अगर कहीं भी पावर प्लांट है देख लो, हर शहर में तो नहीं होता, लेकिन जहां भी होगा वहां अच्छी खासी पॉपुलेशन वो पॉल्यूशन होगा. सारी चीजें एक तरह से फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रही हैं, सारी सल्फर डाइऑक्साइड. बस वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम किससे होगा. इनका जो रिपोर्ट था उस हिसाब से पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल. Consider the following statement. Statement 1. There is instability and worsening security situation in Sahel region. Statement 2. There have been military takeovers, coup d'etat in several countries of Sahel region in recent past. ठीक है. दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों ही स्टेटमेंट हाँ एक दूसरे को बता एक्सप्लेन करें. सहल रीजन जो सहारा है, सहारा डेजर्ट है, उसके अपर पार्ट में सहल रीजन आता है. ठीक है. और ये जो नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज हैं, इधर नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एक तो गरीब भी हैं, प्लस वहाँ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो होगी क्योंकि गरीब है, प्लस हमेशा उनके जो मिलिट्री के जो चीफ होते हैं ना, वो कंट्री के जो भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है उसको टेक ओवर कर लेते हैं. कूप हमेशा होता रहता है. अभी आपने सुना था माली का केस था, फिर कौन था, नाइजर. ठीक है. कोट डियावरी, इन सब में कूप हुआ है वहां पे. और उनके यहाँ जो वो एक संस्था ना, इकोवास करके एक संस्था है, उन्हीं का ही समूह है, उसको छोड़ दिया क्योंकि इकोवास कह रही थी कि वहां पे इलेक्शन कराओ, तो उन लोगों का इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम अपना रूल करेंगे. Consider the following statement. Statement 1. India does not import apples from United States of America. Statement 2. In India, the law prohibits the import of genetically modified food without approval of competent authority. देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंपोर्ट ना कराएं. सेकंड स्टेटमेंट सही है.
ये सही है, ये गलत है। हाँ फर्स्ट को लेते हैं ठीक है, क्योंकि न्यूज में आया मतलब था जरूरी नहीं कि उसके वो, ऊपर। हाँ जरूरी नहीं कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड एप्पल से भेज रहा हो, यूएस से भेज सकता है, नॉर्मल एप्पल भी तो भेज सकता है ना। हम्म और कोई भी हमारे यहाँ कोई भी चीज बैन नहीं होती है, उस पर टैक्स लगाते हैं, ठीक है। डज नॉट इम्पोर्ट का मतलब तो एक तरह से बैन हो गया ना, कि हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, हम भाई बैन लगा रहे हैं तुम पे। तो हमारे यहाँ कोई चीज ऐसा बैन नहीं है, मतलब अगर वो हार्मफुल नहीं है, unless वो हार्मफुल होगी तो बैन होगी, हार्मफुल नहीं है तो बैन नहीं करते हैं, ठीक है। With reference to Speaker of Lok Sabha, consider the following statement. While any resolution of for the removal of Speaker of Lok Sabha is under consideration, अगर स्पीकर जो लोकसभा के हैं उनके रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है कंसिडरेशन में, तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। He she shall not preside, he she shall not have the right to speak, he she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance, ठीक है। वो इसमें से सिर्फ यही सही है। फर्स्ट ओनली। वो प्रिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। जो वो क्या कहते हैं, डिप्टी स्पीकर होंगे वो प्रिसाइड करेंगे, या कोई वो और प्रिसाइड उनकी जगह। करना है। ये नहीं प्रिसाइड करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है, ये प्रिसाइड करेंगे तो अपने फेवर में ले लेंगे, ठीक है। और वो उनको ये ही शी नॉट हैव राइट टू स्पीक बोलते तो हैं शायद। हाँ सर तो तभी तो ये गलत हो गया ना, बोला नॉट हैव राइट टू स्पीक, उनके पास राइट टू अच्छा स्पीक हाँ नहीं हाँ होगा। सही है ये, तो इसमें से करेक्ट पूछा है ना। हाँ करेक्ट है भाई, पहले वाला करेक्ट है, ये गलत है और ये भी गलत है। वो वोट क्यों दे सकते हैं पता है ना, क्योंकि वो मेंबर हैं लोकसभा के, इसलिए वोट दे सकते हैं। जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उनको ये अधिकार नहीं है, क्योंकि वो मेंबर नहीं है, तो वो वोट नहीं दे सकते। हाँ हम्म। With reference to the Indian Parliament, consider the following statement. A bill pending in Lok Sabha lapses on its dissolution. ये अच्छा क्वेश्चन है। A bill passed by Lok Sabha and pending in Rajya Sabha lapse on the dissolution of Lok Sabha. A bill in regard to which President of India notified his intention to summon the House to a joint sitting lapses on dissolution of Lok Sabha. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सर सेकंड तो गलत होगा ना, क्योंकि अगर राज्यसभा में चला गया है तो डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा पे वो बिल लैप्स नहीं होता है ना। नहीं, लैप्स हो जाता है। देखो, कोई भी चीज जो लोकसभा से पास हो गई हो, और अगर लोकसभा से पास हो गई है, राज्यसभा में भी है, और क्या कहते हैं लोकसभा भंग हो गई, तो वो लैप्स कर जाएगी, क्योंकि ये माना जाता है कि जो नई लोकसभा आएगी वो फिर से कंसीडर करेगी, ठीक है। तो वो जो भी बिल है, अगर चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो पास होकर राज्यसभा में गई हो, वो लैप्स कर जाएगी। तो फिर तो फर्स्ट ओनली होगा इसका आंसर। नहीं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, अच्छा 1 एंड ये 2 भी सही है ठीक ना। है ठीक है। हाँ, ये अलग। थर्ड पे लेते हैं। ठीक है, ये अगर नोटिफाई कर दिया तो वो लैप्स नहीं होगा, ठीक है। हम्म अगर मान लो कि बिल पास होके गया है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने कहा कि, या मतलब पास हो गया नहीं, मतलब अगर कोई बिल कंसिडरेशन में भी है और उन्होंने कह दिया कि इसके लिए हम जॉइंट सेटिंग करेंगे, अब मतलब लोकसभा राज्यसभा में एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा उसके अमेंडमेंट को लेके या उसके टर्म्स को लेके, तो अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया कि इसके लिए हम क्या कहते हैं जॉइंट सेटिंग करेंगे, और बीच में जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती है, और फिर से इलेक्शन हुआ, और फिर से जब बैठेगी, तो वो जॉइंट सेटिंग होगा, वो लैप्स नहीं करेगी, उस चीज पे वहां पर चर्चा होगी जॉइंट सेटिंग में। ठीक है। With reference to the Parliament of India, consider the following statement. Prorogation of a house by President of India does not require the advice of Council of Minister. Prorogation of house is generally done after house is adjourned and die, but there is no bar on President of India prorogating the house which is in session. Dissolution of Lok Sabha is done by President of India, who, save in exceptional circumstances, does so on advice of Council of Minister. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बेसिकली प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन पर है। देखो, प्रोरोगेशन ऑफ हाउस, प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय ऑफ अ हाउस, ठीक है, ऑफ अ हाउस बाय प्रेसिडेंट इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, गलत क्योंकि है कहा सर। गया है कि प्रेसिडेंट के पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, तो हर केस में उनको एडवाइस चाहिए, उनको एडवाइस, बिना एडवाइस के वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो डज नॉट रिक्वायर एडवाइस यहीं पे गलत हो जाता है, ठीक है। बाकी तो सही है, वो प्रोरोगेट प्रेसिडेंट कर सकते हैं।
Prorogation of house is generally done after the house is adjourned sin die, but there is no bar on president India prorogation of house which is in session. ठीक है, ये सही है. Dissolution of Lok Sabha is done by President of India who serving instruction assembly does so on advice of Council of Minister. ठीक है, ये भी ठीक है. नॉर्मली वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेंगे. किस केस में नहीं लेंगे? मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है मेजोरिटी गवर्नमेंट है उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया. अब ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो उसकी एडवाइस लेते हैं या नहीं लेते हैं. ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी लूज कर चुकी है, तो उस केस में वो खुद से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर होगा फिर वो. तो इसमें ये वाला सही है ना, 2 and 3. फिर consider the following statement. Statement 1, the European Parliament approved the Net Zero Industry Act. ठीक है. Statement 2 है, the European Union intend to achieve carbon neutrality by 2040 and therefore aims to develop all of its own clean technology by that time. ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट बताना. ये दूसरा स्टेटमेंट देखो बहुत एक्सट्रीम नहीं लग रहा है मैम. नहीं, दूसरा उन्होंने बहुत 40 की जगह ना 50 या कुछ ऐसा टारगेट अचीव किया था. मतलब ये ना 40 में है कुछ, उन्होंने माना था नेट मतलब कार्बन न्यूट्रलिटी के टारगेट डिसाइड किया था, बट शायद ईयर अलग है. नहीं, ये पहले तो सही है, मान लो ठीक है, पहला सही है. दूसरा गलत. एक तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि सारी टेक्नोलॉजी उनको खुद ही डेवलप करनी है. ठीक है, ऑल ऑफ ये इट्स आज है ना. की, हाँ, ये आज की उसमें पॉसिबल नहीं है कि कोई ये सोचे कि वो सब कुछ खुद ही डेवलप कर लेगा. हाँ, और ऐसा कोई इंटेंशन मान लो होगा भी तो वो लिख के एक्ट में नहीं पास करेगा. ठीक है, इवन इंडिया के जो आत्मनिर्भर है उसमें भी ये नहीं कि हम सब कुछ खुद से ही करेंगे. उनका ये कि जिसपे हम रिलाई मतलब बाहर थोड़ा कम रिलाई करना है. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ खुद ही सब कुछ बनाएंगे. ठीक है, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी आप देख लो तो ये गलत हो जाता है. ठीक है, और ईयर 250 है वैसे. ठीक है, हाँ 250 है, मुझे लग रहा था ईयर में चेंज है कुछ. तो 96 का सेकंड स्टेटमेंट गलत है. सी. फिर consider the statements. Statement 1, recently Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing, immigrating to other countries. Statement 2, Venezuela has world's largest oil reserve. स्टेटमेंट सेकंड गलत है ना, क्योंकि वेनेजुएला के पास नहीं है ना वर्ल्ड लार्जेस्ट. क्योंकि उसमें कुछ था ना कि ऑयल रिजर्व और एक वो कुछ ऐसा था, क्या बोलते हैं उसको, नहीं, याद देखो नहीं आ रहा. हम बताते हैं वेनेजुएला की कहानी. वेनेजुएला में एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ह्यूगो चावेज. ठीक है, ह्यूगो चावेज. ठीक है, वो उनको ये पता चला कि यहाँ पे ऑयल है, अच्छा खासा ऑयल तो था, पता था. ठीक है, इनके आने से स्टेबिलिटी बहुत आई थी वेनेजुएला में. तो वेनेजुएला उस समय बहुत बूम किया था अपने इकोनॉमिक सेक्टर में, खासकर अपने जो ये ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट है. ठीक है, तो उससे उन्हें बहुत पैसा मिला. लेकिन दिक्कत ये थी कि ये थोड़े कम्युनिस्ट टाइप के थे. तो कम्युनिस्ट क्या करते हैं, फ्री में दे दो सब चीजें ना, हेल्थ केयर और फलाना ठिकाना सब फ्री में बांट दो. अब क्या हुआ कि उनकी डेथ हो गई 2011-12 के आसपास अचानक से. ठीक है, अब वो जो संभाले थे और वो भी हाथ से मतलब निकल रहा था एक तरह से, क्योंकि आप एक ही चीज पे रिलाई नहीं कर सकते अपनी इकोनॉमी को. वो सिर्फ ऑयल पे ज्यादा वो रिलाई कर रहे थे. और तब तक सैंक्शन भी लगा दिया यूएसए ने, क्योंकि भाई वो एंटी कम्युनिस्ट है. और उसके बाद फिर जब उसके बाद इलेक्शन हुआ तो अब मदुरो उनका प्रेसिडेंट है ना, मदुरो करके है कोई. तो ये मदुरो आया उनका सक्सेसर बनके और ये संभाल नहीं पाए चीजें. तो वर्ष जो इन्फ्लेशन होता है ना, मतलब भयंकर इन्फ्लेशन, कि आप पूरा ट्रक भर के पैसा ले जाओगे आपको एक ब्रेड मिलेगा, ये हाल था वहाँ पे. हाँ, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था. ठीक है, भयंकर इन्फ्लेशन कि ट्रक भर के पैसा ले जाओगे तब जाके तुम्हें एक ब्रेड मिलेगा. इतना भयंकर 500-600% का इन्फ्लेशन, ये उससे भी ज्यादा कह सकते हो. तो वो अभी भी नहीं हुआ है. ये जो कह रहा है रैपिड रिकवरी नहीं हुआ है. ठीक है, अभी भी सिचुएशन वर्स्ट ही है. ठीक है, एकदम वर्स्ट नहीं लेकिन वर्स्ट ही है. अभी भी इलेक्शन हुए तो फिर वो लोग कह रहे हैं कि इसने फिर से रिगिंग की है और खुद को दिला लिया, वही हाल है. ठीक है, कोई रिकवरी नहीं हुई वहाँ पे और लोग अभी भी फ्ली ही कर रहे हैं. लेकिन ये है कि हाँ, ये वाला फैक्ट सही है कि सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वहीं पे है वेनेजुएला में. तो उसका स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है.
With reference to Digital India Land Record Monetization Program, consider the following. To implement the scheme, the central government provides 100% funding. Under the scheme, cadastral maps are digitized. An initiative has been undertaken to transliterate the records of rights from local language to any of the languages recognized by Constitution of India. तो इसमें 2 और 3 होगा ना, क्योंकि फर्स्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ना 100% नहीं है, क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है शायद ये। मैम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा देगी ना। नहीं नहीं सर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कुछ मतलब नहीं, पोर्शन स्टेट देता है इसमें। सेंट्रल स्कीम, पहला स्टेटमेंट आपका सही था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। वो अब समझ आया कहाँ से आप गलती करके आई हो। तो ये सही हो गया। इसमें सही कैडेस्ट्रल है, मैप ट्राई करेंगे, ये भी सही है और ये भी सही है। तीनों ठीक सही है, तीनों फिर तीनों ही है। हाँ। Which with reference to Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan, consider the following statement. This scheme guarantees a minimum package of antenatal care services to women in their second and third trimesters of pregnancy and 6-month post-delivery health care services in any government health facility. Under this scheme, private sector health care providers of certain specialties can volunteer to provide services at nearby government health facilities. ठीक है. This scheme guarantees a minimum package of antenatal care in second or third trimester of pregnancy and 6-month post delivery health care services. इसी में ही कुछ हो रहा है. ठीक है. सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी पोस्ट, ये पोस्ट डिलीवरी वाला मुझे लग रहा है कि नहीं है, 6 महीने का पोस्ट डिलीवरी वाला. ठीक है. और दूसरा सही है. हर महीने की 9वीं तारीख को, मतलब हर महीने की 9वीं तारीख को वो केयर दिया जाता है जो भी महिला प्रेग्नेंट वुमेन अपने सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर में है प्रेगनेंसी के, इस केस में. ठीक है. तो इसमें स्टेटमेंट 2 वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत था. इन्होंने स्टेटमेंट साथ खेला इसमें. फिर लास्ट क्वेश्चन है. विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, कंसीडर द फॉलोइंग. द एंट्री एज ग्रुप फॉर एनरोलमेंट इन स्कीम इज 21 to 40 years. Age specific contribution shall be made by beneficiary. Each subscriber under the scheme shall receive a minimum pension of 3,000 per month after attaining the age of 60 years. Family pension is applicable to the spouse and unmarried daughters. देखो 21 क्यों भाई, 18 क्यों नहीं, 18 पे एडल्ट होता है ना. और एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल, तो क्या है इसका आंसर? ऐसे 4 तो ठीक है, ये भी सही है. ये 4th ठीक है, पता नहीं 4th मुझे पता नहीं। जो लग रहा है. एक मिनट, अनमैरिड डॉटर्स, फैमिली पेंशन अनमैरिड डॉटर नहीं होगा, स्पाउस तक तो सही है, अनमैरिड डॉटर क्यों होगा? स्पाउस को तो मिलता है, ये वाला ही क्वेश्चन में. ठीक है. इसमें यही गलत है मेरे मतलब ख्याल 4 ही गलत है, से. हाँ 2 and 3 ओनली। ठीक है. तो ये हमारा था 2024 का पेपर खत्म. सुनने के लिए धन्यवाद.